देहात में विद्रोह। देहात में विद्रोह और वो भी बम्बई, दक्कन आदि जैसी जगहों में, यह भी हमारे इस अध्याय का एक हिस्सा है। और ये बड़ा रोचक है कि देहातों में विद्रोह हुए, वो भी ऐसे बम्बई, दक्कन जैसे इलाकों के आसपास के देहातों में, जहाँ अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक व्यवस्था का आकलन करने इन जगहों पर हमें किसान विद्रोहों को उस पर नज़र देखनी होगी कि आखिर ये विद्रोह हुए क्यों। आखिर एक किसान विद्रोह वो भी इन जगहों पर क्यों हुए, तो हमें समझना होगा कि जो अंग्रेज़ों ने जो अपनी अर्थव्यवस्था को, जिसे हम शुरू से ही औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते आ रहे हैं, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था को बदलने की प्रक्रिया में किसान वर्ग को क्या नुकसान हुआ, आखिर विद्रोह हुए क्यों, तो थोड़ा सा इस पर दृष्टिपात करें तो कुछ हमें निर्णय, निष्कर्ष मिलेंगे। और इन निष्कर्षों का आधार विद्रोहों से जुड़े हुए ऐसे बहुत से अभिलेख हैं, विद्रोहों से जुड़े हुए ऐसे बहुत सारे अभिलेखी साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पे हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। किसानों के द्वारा किए गए विद्रोह, ये ज्ञान जो है, ये न सिर्फ विद्रोह दबाने का प्रयास करते थे, बल्कि आयोग नियुक्त कर, आखिर आयोग नियुक्त क्यों किए जाते थे। विद्रोह हुआ, उसके बाद उसको कुचला गया, कुचलने के बाद उसका विवेचन हुआ और साथ ही एक जांच आयोग भी बैठा, और जांच आयोग का उद्देश्य होता था इन विद्रोहों के कारण, प्रकारण, बैकग्राउंड आदि का पता लगाना। तो एक और तो जहां विद्रोह के कारणों आदि को जानने का प्रयास होता था इन आयोगों के द्वारा, दूसरी ओर अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी इन आयोगों के सुझाव भी स्वीकार करती थी। यानी आयोग अपने तरीके से कुछ सुझाव भी देते थे, उसके अलावा कुछ सुधार भी बताते थे, और इन सुझाव और सुधार के आधार पर कुछ परिवर्तन भी होते थे। तो इस प्रकार विद्रोहों से कुछ ज्ञान भी इनको मिलता था, कुछ समझाइश भी होती थी, कुछ सुधार भी होता था। 19वीं सदी में कृषकों ने साहूकारों के खिलाफ और खाद्यान्न व्यापारियों के खिलाफ कई बार विद्रोह किया, कई बार विरोध किया, और इस विद्रोह और विरोध के अनेक कारण थे, अलग अलग जगहों में अलग अलग कारण थे, लेकिन मूल रूप से जो विद्रोह थे वो खाद्यान्न व्यापारियों के खिलाफ थे। मूल रूप से जो विद्रोह थे वे एक तरीके से अंग्रेजी अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों के खिलाफ थे, और साथ ही साहूकारों के, महाजनों के खिलाफ थे, जिनसे इन किसानों ने समय समय पर ऋण लिया था। इनके अनेक कारणों की ओर आगे बढ़ना जरूरी होगा। ये तो तय है कि विद्रोह होना स्वाभाविक था, क्योंकि जिस तरीके की भू व्यवस्था लागू की गई थी और जिस तरीके से देहाती अर्थव्यवस्था को तोड़कर, देहाती अर्थव्यवस्था को तोड़ मरोड़ कर औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा जा रहा था, उससे किसान नाराज तो थे, तो नाराजगी स्वाभाविक थी। चलिए हम थोड़ा सा इन नाराजगी के कुछ सामान्य कारणों की ओर भी थोड़ा नज़र डालें। पहला तो था भू राजस्व का बंदोबस्त। आखिर ये क्या है। 1793 में स्थायी बंदोबस्त हुआ, यह हमने पढ़ा है, लेकिन और इस स्थायी बंदोबस्त में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह सुनिश्चित कर दिया था कि ये व्यवस्था जो कुछ वर्षों के लिए रहेगी, कितने वर्षों की यह भी पूर्व निर्धारित था, और कितना रहेगा, क्या दर रहेगी, यह भी निर्धारित था। साथ ही कोशिश ये थी कि इसके निर्धारण में जमींदार या रैयत, इन लोगों की सहमति रहे, और अनुबंध भी होता था। लेकिन
समय के साथ ऐसा देखा गया कि यह जो व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में नहीं है। कारण कि पूर्व निर्धारित दर से ईस्ट इंडिया कंपनी की आय मारी जा रही थी। एक बार निर्धारण हो जाता था, उसके बाद किसान लोग उत्पादन बढ़ाते थे, तो बढ़े उत्पादन का, उत्पादन वार्धक्य का फायदा काफ़ी लंबे समय तक कंपनी को नहीं मिलता था। तो एक तो ये बहुत बड़ी बुराई थी उनके, जिसके कारण कि ब्रिटिश हितों के अनुकूल नहीं होने के कारण, और इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, दूसरे राज्यों में अस्थायी बंदोबस्त कर दिया। यानी यहाँ से जो सीख ली, उसका परिणाम ये हुआ कि अन्य राज्यों में उन्होंने इस व्यवस्था को अस्थायी कर दिया, और इस अस्थायी व्यवस्था के कारण ही कुछ क्षेत्रों में विद्रोह हुआ, क्योंकि हर वर्ष नया दर, नया सर्वे आदि आदि होता था, और उसका आधार होता था पूर्व के वर्ष का उत्पादन, जिससे किसान परेशान हो गए। दूसरा कारण कि अस्थायी बंदोबस्त की जो बुराई तो थी अपनी तरफ, वो तो थी ही कि इसमें किसानों के मन में अनिश्चितता आ गई, और जो उत्साह था उनके मन में उत्पादन बढ़ाने का, वह भी काफ़ी हद तक कम हो गया। तो दूसरा, जो बम्बई दक्कन में सरकार ने क्या किया था कि अस्थायी बंदोबस्त में सरकार ने किसानों से ही सीधी संधि कर ली, सीधा समझौता कर लिया, सीधा अनुबंध कर दिया। बीच में जो जमींदार हुआ करते थे वे नहीं थे। किसानों और रैयत, सरकार और किसान या रैयत के बीच में जो समझौता हुआ, जो अनुबंध हुआ, उसमें एक बात तो अच्छी थी कि किसान इस बात से खुश थे कि बीच में जो मिडिल मैन, जो जमींदार के रूप में थे, वे लोग अब नहीं थे, सरकार से सीधा समझौता था। दूसरी अच्छी बात ये थी कि किसान स्वयं भूस्वामी माने गए, उनको भूस्वामित्व का अधिकार मिल गया। ये भी अच्छी बात थी कि इससे किसान स्वयं अब खेतीहर न होकर के एक तरीके से एक हिस्से के मालिक हो गए। लेकिन उत्पादन शक्ति व उत्पादन के आधार पर राजस्व निर्धारण जो हुआ, वह चिंता का विषय बन गया कि यहाँ पर बंगाल के अनुभव से सीख लेकर अंग्रेजों ने इस नए क्षेत्रों में जो अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की थी, उसमें वो क्या करते थे, जमीन की उत्पादन शक्ति को भी आंकते थे, और कितना उत्पादन हुआ इसको भी आंकते थे, और उसके आधार पर अपना नया कर निर्धारित करते थे। और स्वाभाविक है, नया कर पुराने कर की दर से ज़्यादा ही होता था। परिणाम क्या हुआ कि 45 से लेके 55% तक का राजस्व कर इन जगहों में रैयतों को, सरकार को, कंपनी को देना पड़ा। और यह जो व्यवस्था थी मूल रूप से डेक्कन में लागू हुई और बम्बई के क्षेत्र के आसपास लागू हुई। इसीलिए डेक्कन और बम्बई के आसपास के देहाती उद्योगों की, देहाती विद्रोहों की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आधे से ज़्यादा उत्पादन का हिस्सा कर के रूप में दे देना और वर्ष दर वर्ष ये बढ़ते जाना, उत्पादन बढ़ने का कोई फ़ायदा ना मिलना, ये किसानों को नागवार गुजरा, और यही विरोध का कारण बना, यही विद्रोह का कारण बना। स्थायी तो था ही नहीं, यानी अगले वर्ष यदि वह उत्पादन ज़्यादा दिखता था तो बढ़ा देते थे, यह भी एक विद्रोह का कारण था, और कुछ सीमित वर्षों के लिए था। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष ये है कि जो अस्थाई बंदोबस्त की बुराई थी वह अंग्रेज़ों के हित में नहीं थी, और अस्थाई बंदोबस्त जो लागू किया वह स्थानीय रैयत, स्थानीय किसानों के हित में नहीं थी। और ये जो बंदोबस्त मूलतः डेक्कन और बॉम्बे इस क्षेत्रों में लागू हुआ, इसलिए समस्या खड़ी हुई और अंग्रेज़ों को विद्रोह का सामना करना पड़ा। विद्रोह के कारणों में दूसरा कारण भू राजस्व संबंधी
जहां अभी हमने जिक्र किया कि भू राजस्व के बंदोबस्त को लेकर बहुत तनातनी थी, वहीं दूसरी ओर विद्रोह का कारण था भू राजस्व की दर। जैसा मैंने पहले बताया कि राजस्व की दर बहुत ऊंची रखी गई थी, और यह भी मैंने बताया कि अधिकतर जमींदार इस ऊंची दर पर निर्धारित कर या राजस्व जमा नहीं कर पाते थे, इसलिए 75% जमीन पुनः नीलाम कर दी गई थी 18वीं दशक के आखिरी में, 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में। तो 1820 के दशक में तो बंबई और दक्कन में पहला भू राजस्व बंदोबस्त किया गया। मतलब अब राजस्व के लिए बंदोबस्त की व्यवस्था कैसे की गई, पहला हुआ, जो कब, 1820 के दशक में बंबई और दक्कन। इसके द्वारा जो भू राजस्व की दर निर्धारित की गई थी वो भी बहुत ही अधिक थी, इतनी अधिक कि किसान के उत्पादन का एक बहुत बड़ा भाग राजस्व के रूप में सरकार के पास जाता था, एक कुछ भाग राजस्व की कलेक्शन करने के लिए जमींदार के पास जाता था, और बहुत थोड़ा भाग ही किसान के पास बच पाता था। परिणाम स्वरूप किसानों के पास जीवन निर्वाह के लिए प्रैक्टिकली कुछ नहीं बचता था। ये तो जो बताया जा रहा है ये एक सामान्य परिस्थितियों में बताया जा रहा है। कल्पना करिए उन किसानों की जहां की जमीन और ज्यादा खराब थी, यानी वो पोलज श्रेणी की जमीन ना हो, किसी अन्य श्रेणी की हो, तो वहां के किसान तो इतना ऊंचा राजस्व कर कतई न दे पाए। किसानों के लिए जीवन निर्वाह बड़ा मुश्किल हो गया। जिनकी जमीनें अच्छी नहीं थी उन किसानों की स्थिति तो और भी खराब हो गई, बहुत ही दयनीय हो गई। कहीं कम वर्षा हुई या अकाल हुआ तो ये किसान कतई कर नहीं दे पाते थे, कतई वे लोग भू राजस्व अदा नहीं कर पाते थे, और परिणाम, यदि इसे अदा नहीं किया, यदि इसमें असमर्थ रहे, तो पहली कोशिश तो अंग्रेजों की थी बहुत कड़ाई करके किसी तरीके से वसूली कर लेना, और यदि वसूली नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी, कड़ाई के बावजूद भी, कुछ अतिरिक्त समय देने के बाद भी, तो किसान की जमीन उससे जब्त कर ली जाती थी, उसकी फसल जब्त कर ली जाती थी, और पूरे के पूरे गांव पर एक तरीके से जुर्माना लगाया जाता था। तो विद्रोह का ये एक दूसरा कारण था, महत्वपूर्ण कारण, कि बहुत ज्यादा कर और कर न दे पाने की स्थिति में बहुत कड़ाई से अंग्रेजों का पेश आना, यह विद्रोह का एक कारण बना। विद्रोह का खासकर देहातों में, हम जिक्र विशेष कर रहे हैं देहातों के विद्रोह की, क्योंकि यह अध्याय मूल रूप से उपनिवेश काल और देहात, इस पर केंद्रित है। तो यदि देहातों की बात करें तो विद्रोह का एक कारण और था कि जो कृषि के उत्पाद थे, जो भी उत्पादन हो रहा था, उनकी जो मार्केट वैल्यू थी, इनकी जो कीमत थी, दिन ब दिन गिरती जा रही थी, कम होती जा रही थी। पुराना यदि रिकॉर्ड देखें तो 1832 के बाद कृषि उत्पादों के मूल्य में बहुत तेजी से गिरावट आई, और इस गिरावट का परिणाम ये कि स्थिति बहुत पतली हो गई, बहुत गंभीर हो गई। आगे 15 वर्ष तक इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। यानी 1820 से यदि हम लेते हैं गिरावट आना, तो लगभग 1835 तक स्थिति कमोबेश ऐसी ही बनी रही। जिनकी जमीनें अच्छी नहीं थी उनकी हालत और खराब हो गई, और किसानों के लिए अपने परिवार का पेट भरना दूभर हो गया, मुश्किल हो गया। 1832-34 में जो आपको याद होगा कि क्या घटना हुई। 1832-34 में अकाल आया, और इस अकाल को, इस घटना ने
राजस्व कर न दे पाने वाली स्थिति ने इस अकाल को और भयावह बना दिया और गंभीर बना दिया। दक्कन में तो 50% आबादी मौत के गले गई, मौत की शिकार हो गई और चारे की कमी के कारण लगभग 1/3 पशु मारे गए। दक्षिण की जो 50% आबादी मौत के घाट गई, उसका एकमात्र कारण था अकाल, और अकाल के बाद उनके द्वारा राजस्व न दे पाने की अक्षमता। जैसा मैंने बताया, ऐसी स्थिति में पूरे के पूरे गांव पे जुर्माना भी लगा देते थे। तो एक तरीके से जले पर नमक छिड़कने वाली बात होती थी और स्थिति दिनों दिन बदतर होती जा रही थी।